बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, किसी भी माशरे के अंदर जजेस जो हैं वो आवाम को इंसाफ फराहम करने की ज़िम्मेदारी अदा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें ऐसा लगता है कि जजेस ख़ुद इंसाफ के मुतलाशी हैं। एक ख़बर जो जुमे को इस प्लेटफॉर्म से ब्रेक हुई, जिसको कल बड़ा डिटेल डिस्कस किया गया और फिर कल शाम को ही हमने देखा कि सदर ममलिकत की जानिब से उस खबर की एक तस्दीक की गई और एक नोटिफिकेशन पर दस्तखत किए गए। सिंध, लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला किया गया है। जस्टिस सरफराज डोगर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला किया गया, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला किया गया और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला किया गया है। 5 जजेस ने इस हवाले से गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर एक ख़त लिखा था, जिसके अंदर उनकी जानिब से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। अब ये ट्रांसफ़र्स जो हो गए हैं उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर मोस्ट जज अब होंगे। तो क्या ये जो ख़त लिखा गया और जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, क्या हम इसमें कुछ मज़ीद भी खतूत देख सकते हैं, या मज़ीद किसी तरह की शिकायत कोई दर्ज करवा सकता है और क्या प्लेटफॉर्म हो सकता है, या फिर मंजरनामा क्या होगा अदलिया के हवाले से खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उस पर आज तफसीलन बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा लग रहा है कि 8 फरवरी जब इलेक्शन को 1 साल मुकम्मल होने वाला है तो एक बार फिर से एहतजाज की हिकमत अमली अपनाने जा रही है। केपीके की अगर सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपीके की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। केपीके में जुनैद अकबर, जिनको नई कमान दी गई है खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई सतह पर, उन्होंने एक इजलास आज बुलाया है। ये पहला इजलास है उनकी जानिब से पार्टी रहनुमाओं का जब से उनको ये कमान दी गई है। लेकिन केपीके जो वज़ीर आला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अली अमीन गंडापुर, उनको उस इजलास में नहीं बुलाया गया और जो बयानात जुनैद अकबर साहब की जानिब से गुज़िश्ता कुछ दिनों के अंदर सामने आए वो बड़े जारहाना किस्म के बयानात थे। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर एहतजाज करने के लिए जा रही है? क्योंकि जब ये मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ था तो एक सवाल उठा कि शायद डोनाल्ड ट्रंप का इंतजार किया जा रहा है, दोनों तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से किसी को उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप जब हलफ उठा लेंगे, बाकायदा तौर पर वो अपनी सदारत में अपनी जिम्मेदारियों का आगाज़ करेंगे, तो शायद कोई पेशरफ्त हो उस हवाले से, तो क्या वो उम्मीद अगर किसी को थी तो वो क्या टूट गई है? इसके साथ साथ एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों का दावा करती है, एक मुलाकात हुई, दूसरी के हवाले से खामोशी है। दूसरी जानिब अगर एहतजाज के हवाले से एक माहौल बनाया जा रहा है तो क्या ये दोनों चीज़ें भी पैरेलल चल सकेंगी? और बुनियादी सवाल ये उठाएंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करना चाहती है 8 फरवरी को अगर सवाबी में जलसा करती है, या उसके बाद अगर किसी किस्म की एहतजाज की हिकमत अमली बनाती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, फिर तुर्क प्रेसिडेंट तैयब उर्दगान 2 दिन के लिए जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। 8 तारीख के बाद के ही ये दोनों इवेंट्स हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी जो बनाई गई थी वो बरकरार रखी गई है, लेकिन हुकूमत ये वाज़े कर चुकी है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये बता चुके हैं कि हम जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे, हम एक पार्लिमानी कमेटी बना सकते हैं जो तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से इनको देखेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर आए, तो फिर ये जो कमेटी मुज़ाकराती थी इसको बरकरार क्यों रखा गया है? और फिर ये जब तमाम चीज़ें वाज़े हो गई हैं, हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया, पीटीआई ने अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया, तो अब हुकूमत क्या दे सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? ये एक अहम सवाल है। इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं नजमुल साकिब साहब, खालिद साहब और साकिब बशीर साहब, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मैं नजमुल साकिब साहब आगाज़ करूँगा आपसे और सबसे पहले बात करूँगा जो मौजूदा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल है। आप क्या देख रहे हैं? ये जो हफ्ता है इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हिकमत अमली अपनाते हुए नजर आएगी? क्यों इससे पहले कि हमने देखा कि एहतजाज किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेकिन कुछ हासिल नहीं किया, तो एक बार फिर से एग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती है तो क्या कुछ हासिल कर पाएगी? अभी आप ज़ौक़ इंट्रो दे रहे थे तो मुझे बचपन में पढ़ी हुई एक छोटी सी कहानी याद आई है। पहले तो उसको सुना लेता हूँ मुख्तसरन। देखिए, एक भेड़िया था और उसको एक खरगोश उसके सामने था। भेड़िए को भूख लगी हुई है, वो खरगोश के पीछे भागता है, भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। खरगोश चूंकि बहुत तेज भागता है लिहाजा वो आगे निकल जाता है। भेड़िया थक जाता है, हाँप रहा है,
साथ में कुछ भेड़ बकरियां हैं, वो इसका मजाक उड़ाती हैं इस भेड़िए का कि देखो वो भाग गया, तुम ऐसे ही फलाना। तो उसने कहा कि देखो मैं तो अपने डिनर के लिए भाग रहा था ना, खरगोश अपनी जिंदगी के लिए भाग रहा था। तो ये कह के उसने अपने आप को तसल्ली दी। इसी के साथ एक और मुहावरा आ गया, टू रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स। ये चीज मुझे याद आई है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो खरगोश के साथ अगर वो हो ना इस तरह का कोई हिसाब किताब, तो वो खरगोश के साथ भी रहते हैं और हाउंड के साथ भी, यानी उस भेड़िए के साथ भी रहते हैं जो कि शिकारी होता है। इसमें से मैंने क्या निकाला है ये बातें दो करके आपसे। अगर आप पीटीआई को देखते हैं, आप आपके सवाल की तरफ आ रहा हूं, अगर आप पीटीआई को देखते हैं ना, आपने जो अपने इंट्रो में बताया कि वो एहतजाज भी कर रही है पीटीआई और साथ में इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी है, उन्होंने मुज़ाकरात भी किए, तो आर्ग्यूमेंट के दोनों साइड पे या कॉन्फ्लिक्ट किसी के दोनों साइड पे अगर आप खेलते हैं ना, तो ये मुहावरा जन्म लेता है। अब देखिए कि सूरत हाल इस वक्त पीटीआई की क्या है। कोई ऐसी चीज जो उन्होंने खान के जेल में जाने के बाद आजमाई ना हो, एहतजाज ना किया हो, और हर किस्म का एहतजाज, खतूत ना लिखे हों, IMF को लिख दिया खत, बरतानिया और US के जो हैं वो लेजिस्लेचर्स को खत लिख दिया, अदलिया में खतूत लिखे। अभी हाल ही में एक बहुत तवील जो है वो एक मुजल्ला टाइप खत जो है वो इमरान खान साहब ने लिखा है, यानी अदलिया को, ये भी कर लिया। फिर ये था कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। वो आते ही सबसे पहले एक तो मैक्सिको और उसका करेंगे, ग्रीनलैंड और कनाडा का, और उसके बाद खान का करेंगे, वो भी नहीं हुआ। अब क्या चीज़ ऐसी नई होगी कि हम कह सकें, या पीटीआई के सपोर्टर्स और वोटर्स ये कह सकें कि आप ये करें ताकि कुछ हालात बदलें? इसमें से कुछ निकलने वाला इसलिए नहीं है कि अगर आप गंडापुर की जगह किसी जुनैद अकबर को लगा देते हैं, इस तब्दीली से कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो सिर्फ पीटीआई की बात नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर में ऐसा है कि वो खरगोश के साथ भी हैं और शिकारी के साथ भी हैं। आपको ढूंढना बड़ा मुश्किल है कि कोई एक शख्स, और मैं सिर्फ पीटीआई की बात नहीं कर रहा, नून में देख लीजिए, आप पीपल्स पार्टी में देख लीजिए, आप किसी जमात को ले लीजिए पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर, आपको नजर आएगा कि जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उनमें उनकी जो सच वफादारियां या लॉयल्टीज जिसको हम कहते हैं वो बटी हुई होती है। इस वक्त जो है वो मेरे ख्याल में जाती तौर पे अगर आपने ये पूछा है ना पीटीआई का, इनको अपना किबला दुरुस्त करना है। और जहां तक हुकूमत पे प्रेशराइज करने की बात है, इससे ज्यादा प्रेशराइज क्या करेंगे कि डी चौक है और उसके बाद वो जो सारा कुछ हमने वहां पे सुना, पकड़ धकड़ जो हुई और जो कुछ भी हुआ, इससे ज्यादा क्या करेंगे? एहतजाज का रास्ता जो है वो अपना के आपने देख लिया, कुछ नहीं निकला, अब कुछ और देखना, वो क्या है? उसके लिए जरूरी है आपको ये हुकूमत का देखना कि जो जिस हुकूमत के खिलाफ ये सारा कुछ करना चाहते हैं आप, वो इतनी मजबूत है कि वो 2/3 अक्सरियत ऐसे करके हासिल कर लेती है, वो 26वीं तरमीम ऐसे कर लेती है, वो पीका कानून जिसमें उनको पता है कि सहाफ़ी सारे एक साथ हो जाएंगे, ये सारे स्टेक होल्डर जो उनको चाहिए ताकि उनकी हुकूमत के बारे में वो बात करें, उनको उन्होंने मुखालिफ कर लिया अपने। तो हम किस खेत की मूली हैं? आपको ये देखना है कि इस वक्त हुकूमत बड़ी स्ट्रांग है, इसको मानिए, इसको मानिए कि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत है, जिसमें आपके भी कुछ साथी ऐसे हैं जो खरगोश के साथ भी भागते हैं और हाउंड्स के साथ भी हैं, उनका पहले इलाज कीजिए। और जहां तक ये कि जी अब 8 फरवरी आ रही है, देखिए वो जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, जो अब 8 फरवरी है, जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त बात हो रही थी मैंडेट चोरी हो गया, फिर उसके बाद पता लगा जी मखसूस नशिस्तें फलानी ये हो गई, हमारे साथ ज्यादती है, इलेक्शन कमीशन जो है वो टॉप मोस्ट सुर्खी उसकी होती थी। अब क्या है? अब 26वीं तरमीम है, अब ये पीका एक्ट है, अब ये अदालती हिसाब किताब हैं, अब जो है वो यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की बात ज्यादा हो रही है, और इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं पीका की ज्यादा बात हो रही है। हालात बदल गए हैं, और इन बदले हुए हालात में हुकूमत देख के कि वो मजबूती से चल रही है और उसके ऊपर छतरी भी कायम है, एक पेज पे भी लोग नजर आ रहे हैं, तो आपको क्या चीज चाहिए? पीटीआई को इस वक्त देखना है ग्राउंड रियलिटी।
राव साहब, आप हमेशा कहते हैं कि ऑपोजिशन कभी भी बंद गली में दाखिल नहीं होती, उसके पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब दीगर सियासी जमातों से भी राब्ते कर रही है, मौलाना से भी राब्ता किया गया, फिर जब ये राब्ते किए जाते हैं तो उनकी माननी भी पड़ती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वही हिकमत अमली रखेगी जो हमें 24 नवंबर से पहले या 24 नवंबर तक नज़र आई, या जो हमें जनवरी के महीने के अंदर नज़र आई मुज़ाकरात वाली, वो हिकमत अमली रखेगी? देखिए, पीटीआई ने जो भी हिकमत अमली रखी है उस पर हमेशा कहा गया जी बड़ी गलत हिकमत अमली है, नाकाम हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गए, अब बंद गली में भी चले गए। तो हम थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं कि पीटीआई को तोड़ने की कोशिश की गई, कितनी जमातें निकली उसमें से, वो किस गली में हैं अब सारी जमातें शमातें जितनी भी थी, जितने वो लीडर शीडर थे। मेरा तो ख्याल है कि वो कुएं में या बंद गली में भी नहीं है तकरीबन, वो निकल नहीं पा रहे उसमें से, इस तरह गर्क हो गए उसमें जाके। उसके बाद 9 मई के बाद कहा गया कि जी बस अब तो पीटीआई पे बैन भी लगेगा और ये भी होगा और इस तरह हो जाएगा। नो डाउट वो एक बहुत हीनियस काम हुआ, ख़तरनाक काम हुआ, लेकिन कुछ होना होता तो वो एक इतना बड़ा सानिया था, उसके नतीजे में बहुत कुछ हो जाता, लेकिन ना पीटीआई को कुछ हुआ, ना इमरान खान को कुछ हुआ। पकड़े शकड़े गए लोग, जेल में भी गए, जाते हैं लोग, पॉलिटिकल लीडर्स का काम होता है, ये जाते हैं जेल में, और ट्रंप सज़ा याफ्ता होकर सदर बना बैठा है। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है पॉलिटिकल लीडर्स के लिए कि उनके खिलाफ केस होना, जेल में जाना और सज़ा होना। उसके बाद कहा गया जी तोशा खाना में सज़ा हो गई, फिर इद्दत में सज़ा हो गई, फिर साफिर में हो गई, अब 190 मिलियन में होगी। फार्म हाउस पे छापा मार दिया गया, उसके वो दफ्तरों से रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया, अब तो इमरान खान का तिया पांचा हो गया जी, बस ख़त्म, कुछ नहीं हुआ। फिर जनरल फैज़ आते हैं मैदान में, वो जी जनरल फैज़ वो ज़बरदस्त मिलिट्री कोर्ट है, ये हो जाएगा, अब इस तरह हो जाएगा, अब उस तरह हो जाएगा, वो भी हो गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और बीच में एक 8 फरवरी हो गया, फिर आपने 9 फरवरी किया, उसके बाद आपने कहा जी बस अब फार्म 47 वाला जो है ना, वो सारे रस्ते बंद करके एक निकासी आपका ज़रिया बनाया गया फार्म 47 के ज़रिए, वो करके आपने देख लिया साल होने को है, क्या फ़र्क पड़ा पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर। 26 नवंबर हुआ, उसके बाद आपने कहा अब क्रश कर दिया गया है, कल भी एक धमकी आई है दोबारा किया तो दोबारा 26 नवंबर करेंगे, तो बस अब पीटीआई ना एहतजाज कर सके कुछ, वो फिर करने जा रहे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना, इमरान खान को जेल में रखे ना रिहा करे, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे। बात बुनियादी समझने की ये है कि ये ना अमरीकी मदद से उसने बाहर आना है, ना रियासती मदद से बाहर आना है, ना अदालती मदद मैटर करती है, ना हुकूमती मदद मैटर करती है। मैटर कौन करते हैं? वो लोग, वो जज्बात, वो हमायत, वो पब्लिक सपोर्ट जो आज नहीं कल किसी न किसी सूरत में, चाहे वोट की सूरत में हो चाहे एहतजाज की सूरत में हो, वो आती रहती है, आती है, जाती है। वो राव साहब, पाकिस्तान के माजी में ना कोई एग्जांपल मुझे नजर नहीं आती कि पब्लिक सपोर्ट की वजह से कोई बंदा और बगैर राब्तों के बगैर को बंदा बाहर आया हो। आपको कोई नजर आती है तो बताइएगा। बाहर आने की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं इमरान खान जेल में रहेंगे, शायद ना ही रहा हूं, मैं बाहर आने की बात ही नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूं कि इक़्तिदार में आए हैं लोग, इसी तरह से वोट के जरिए आए हैं। 88 की सबसे बड़ी मैं मिसाल आपको दे देता हूं, जब पूरा टिल मार लिया गया बेनजीर भुट्टो को रोकने के लिए, नहीं रोक सके आप, ठीक है। इसी तरह से अभी जो आपने, मैं लेटेस्ट मिसाल आपको देता हूं, 2018 में पूरा टिल मार लिया गया, जो 2024 में जो कुछ किया गया फेवर में, उस वक्त इमरान खान की फेवर में ये सब कुछ किया गया, जो 2024 में पीडीएम और उसकी फेवर में किया गया। आप नहीं रोक सके नवाज शरीफ को सीटें जीतने से, मेजॉरिटी पंजाब में उसने जीती, कौमी असम्बली में बेशुमार सीटें उन्होंने जीती, ठीक है। तो ये अवाम के हाथ में जब भी इख्तियार आएगा, वोट, मैं यही कह रहा हूं, चाहे वोट के जरिए आए चाहे एहतजाज के जरिए आए, वो फिर अपना आप दिखाएंगे आपको। और हर दफ़ा ये नहीं होता कि तहरीक ना चले या तहरीक ना बने, नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, पुरअमन तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन एक मौका आता है जब अवाम की हमायत खो देते हैं ना, जिस दिन इमरान खान ने अवाम की हमायत खो दी, वो भी नूर और पीपल्स पार्टी की जगह पे खड़ा होगा, फिर उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, फिर वो इसी तरह से कह ले के वक्त डंग टपाऊ टाइप ही उसका काम होगा। आपने सारे हरबे इस्तेमाल करके देख लिए, अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और दूसरी तरफ हम देखें, क्या मैं इस बात पे बिलीव कर लेता हूं कि इमरान खान को बाहर रखना बहुत दुरुस्त था। वो अगर होता तो पता नहीं क्या यहाँ पे मसाइल पैदा हो चुके होते, दुनिया में हमारी बदनामी हो रही होती, बहुत तबाही फिर गई होती। तो हमने बहुत अच्छी हुकूमत बनाई, बहुत सही लोगों को लेके आए, एक ग्रैंड कोलिशन बना के लेके आए। मुझे आज 1 साल बाद, पिछले पीडीएम को छोड़ते चले, इस 1 साल बाद मुझे आज बताएं, हम इकोनॉमी पे डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगा आपको। आज 1 साल बाद
सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे, माशरती तौर पे, सिक्योरिटी के हवाले से, ओवरऑल हर शोबे में हम कहाँ खड़े हैं? मुझे आज बता दें कि हमने कोई बहुत कुछ तरक्की कर ली है और दुनिया हमारी तरफ देख रही है, मिसाल के तौर पे कि पाकिस्तान जैसी तरक्की होनी चाहिए जहाँ पे फार्म 47 वाली हुकूमत है। अदलिया का हाल देख ले आप। तो मैं यानी क्या बंदा आप कहे, ऐसी को फजूल बात निकल जाएगी। देखिए ज़ौक, इसमें बिल्कुल ठीक बातें की हैं इन्होंने हमारे राव साहब ने, लेकिन उसमें ये है, देखें ना, अभी तो जुमा 4-8 दिन तो हुआ है इस हुकूमत को आए हुए। अब एक साल के अंदर तो इसने मौजज़े नहीं करने, तो आप ऐसा करें, इसको 5 साल तो पहले देना और उसके बाद 25-30 साल दें, क्योंकि जो इनके वो एक मिनिस्टर साहब है ना जो प्लानिंग के जो कह रहे हैं कि जी हमें 25-30 साल दे दे, उसके बाद देखें। हो गए ना यार इनको साहब 25-30 साल उनको हो गए इस सेटअप का हिस्सा होते हैं। और नहीं एक साथ दे। देखिए वो जिस तरह से कह रहे हैं उस तरह से दे, ये नहीं वक्फों से। वो जब भी वक्फे आते हैं वो कहते हैं देखें जी अभी एक दिन पहले उन्होंने बयान दिया है कि अच्छा भला हमारा प्रोग्राम था लेकिन हमें रोक दिया गया। उधर से बात आती है जी कि मैं चूंकि हम बिल्कुल ठीक जा रहे थे, पेट्रोल इस तरह का आ गया था, आलू प्याज ये हो गए थे, हमें उतार दिया गया, हमें निकाल दिया गया। तो आप ऐसा करें, एक ही दफा तकरीबन 40 साल के लिए मुस्लिम लीग नून को कहें जी आप हुकूमत करें। मैं आपको दावे से कहता हूं, पता नहीं 40 साल तक जिंदा कौन रहेगा, मैं दावे से कहता हूं कि 40वें साल ये कह रहे होंगे हमें काम करने नहीं दिया गया। ये बदकिस्मती है हमारी। ये एक आर्गुमेंट है कि कहा जाता है साल की और एक 10 साल हुकूमत रही है ऑलरेडी। मैं ठीक 11 साल और 10 साल हुकूमतें रही हैं, उधर भी यही रोना था, अब भी वही रोना है। वैसे ये आर्गुमेंट रहा है हमारे, हमेशा कहा जाता है कि अवाम के वोट से जो आते हैं उनको अगर काम करने दिया जाए तो वो काम कर लेंगे, लेकिन कभी उनको टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया। साकिब रशीद साहब, एक तो ये चीज़ बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तब से गिला कर रहे हैं जब से वो मुज़ाकरात के उन कमेटियों से मुलाकात कर रहे थे कि उनके लोगों की पकड़ धकड़ शुरू है। फिर वो ये भी गिला करते थे कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद किया गया उन पर, फिर मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। तो इस मौके पर ये इतनी पकड़ धकड़ की शिकायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्यों आ रही थी? क्यों हुकूमत इनसिक्योर थी? अच्छा, पहली बात तो जो 25-30 साल देने के हवाले से वो बात कर रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर हम देखें तो हुकूमतें तो चलें 5 साल पीपल्स पार्टी ने ये 2008 से 13 तक पूरे किए, लेकिन आज तक जो है वो कोई भी जो जमहूरी प्राइम मिनिस्टर था उसने 5 साल पूरे नहीं किए। तो ये भी हमारी तारीख है, तो इसलिए सिस्टम से मेरे ख्याल में ज़्यादा उम्मीदें जो है वो नहीं लगानी चाहिए। और जो कमज़ोर और कोई जगह नहीं है ना साकिब साहब उम्मीद लगाने के लिए। तो ये जो कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर है, फिर सिस्टम जो है वो उसी को लेकर आगे चल रहा होता है और कुछ अरसे बाद उसको भी फिर साइड लाइन जो है वो कर दिया जाता है। अब जो आपने बात की ये PTI की पकड़ धकड़ की, मुज़ाकरात की, तो PTI का जो मुज़ाकरात वाला जो मामला है, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है ना वो कुछ अर्सा पहले वो कहते थे और अपनी जो कमेटी थी उनको भी उसने कहा और कमेटी वाले भी यही कहते थे कि हम जो है वो इमरान खान साहब तो अदालतों से जो है वो रिहा होना चाहते हैं, आप मुज़ाकरात करें उनके कारकुनान के लिए। तो अब जो सिनेरियो जो सिचुएशन बन चुकी है, मेरा ख्याल में ये बात वो बहुत देर तक नहीं कहेंगे कि वो अदालतों से ही जो है वो रिहा होना चाहते हैं। तो इसलिए जो मुज़ाकरात हैं PTI को या बातचीत या जो चीज़ें हैं उनको अपनी उस लिहाज से ही देखना पड़ेंगी जिस तरह जो है वो निज़ाम चल रहा है, वगरना इमरान खान साहब को एक लंबे अरसे तक जो है वो जेल में रहना पड़ सकता है। जुनैद अकबर जो है वो एक हार्ड लाइनर हैं, उनको उन्होंने लाया है। इधर आलिया हमजा जो है वो लाई है इस्लाम जो लाहौर में, पंजाब में। इसी तरह एक हार्ड लाइनर जो ग्रुप है खैबर पख्तूनख्वा में, उसको भी इमरान खान साहब जो है वो आगे ला रहे हैं, आतिफ खान वगैरह उनको आगे जो है वो ला रहे हैं आगे। तो अब उनका हो सकता है उनके ज़हन में ये चीज़ हो कि मतलब वो उस लेवल पे एहतजाज कर लेंगे, प्रोटेस्ट कर लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे, लेकिन उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि पहले पीका भी नहीं था, फिर जो है वो इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर एहतजाज के हवाले से पिछले अरसे में जो एक कानून बना है तकरीबन 2-2.5 माह पहले, वो कानून पहले नहीं था, अब बन चुका है। पीका नहीं था, अब बन चुका है। और पीका में बहुत कुछ है। ये जो एहतजाज करते हैं, एहतजाज की जो वो कॉल देते हैं, कहते हैं, उभारते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, ये सारा कुछ पीका में अब कवर किया गया है। तो इसलिए अब दिन ब दिन सूरत हाल जो है वो मेरा ख्याल में मुश्किल होती नहीं, हमने तो साकिब साहब सुना था कि ये पीका सहाफियों के लिए है, वो तो सियासतदान है।
नहीं, सबके लिए ये राय भी एक परसेप्शन जो है गलत है। ये आम आदमी भी जब कोई आज़ादी इज़हार राय तो सिर्फ साफियों को तो नहीं है ना, पूरी हर शहरी को है, इस मुल्क में बसने वाले हर शहरी को राय का इज़हार कर सकता है। वो कोई भी राय का इज़हार करेगा तो उसको कुछ भी बनाकर आप उसको किसी खाते में भी डाल सकते हैं। ये सारा जो है वो पीका की तरमीम है, तो वो साफियों तक सिर्फ कर दिया गया, मेरे ख्याल में वो दुरुस्त नहीं है। तो वो अब दिन ब दिन जो सूरत हाल है PTI के लिए मेरे ख्याल में मुश्किल होती जा रही है। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मईशत के हवाले से हुकूमत ये दावा करती है जो इकदाम वो कर रही है ओवर द नाइट उसके नताइज सामने नहीं आ सकते, थोड़ा वक्त लगेगा उनके नताइज आने में जो इकदाम उनकी जानिब से उठाए जा रहे हैं। हुकूमत से एक दरख्वास्त है कि वो दौरानिया ज़रूर बताए, ये ना आवाम का सब्र जवाब दे जाए, क्योंकि आवाम बहुत अरसे से या जब से हम ये जमहूरी सिस्टम देख रहे हैं, जब से दावे और वादे हमारे सामने हैं, हम देख रहे हैं कि ये वादे और दावे कभी भी पूरे होते हुए दिखाई नहीं दिए। शरह सूद में कमी की गई है, 1% और कम कर दिया गया है, लेकिन जब से इस एक माह के अंदर यानी कल की तारीख के अंदर भी ₹1 मजीद पेट्रोल बढ़ा दिया गया है, 3 दफ़ा पेट्रोल बढ़ाया जा चुका है। और ये वो एक चीज़ है जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है बुनियादी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं उनको, उनकी कीमतों को, और फिर इसी से महंगाई बढ़ती है। राव साहब, एक जानिब किसी न किसी जगह रिलीफ है और किसी न किसी जगह हम देखते हैं कि जो दावे किए जाते हैं वो सच साबित नहीं होते। देखिए, रिलीफ पिछले 3 साल से अगर आपने लोगों की अर्निंग्स नहीं बढ़ाई और महंगाई 34%, 48%, 40% तक चली गई थी, 43% तक भी गई है, तो उसके बाद आप ये तवक्को करें कि लोगों को रिलीफ मिल जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि अगले 5 साल में भी कोई रिलीफ दे पाएंगे ये, क्योंकि जो बाइंग पावर है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और आपने अभी देखा कि आपके कोई जो 40% पे थी पॉवर्टी लाइन, वो 50% आपके लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे जा चुके हैं। इसका मतलब है 2 वक्त की रोटी मुश्किल है उन लोगों के लिए। आधी आबादी आपकी वहाँ पे अब रह रही है, और उससे जो मसाइल पैदा होते हैं सेहत के, तालीम के हवाले से, आपकी अगली जनरेशन कैसी होगी, क्राइम के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, तो वो एक अलहदा एक इशू है। अब भिखारियों का भी हम जिक्र करेंगे, फिर हम कहते हैं जी भिखारी बहुत हो गए। तो देखिए, शरह सूद में आप अगर एक कमी की है आपने, वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है। उसका फ़ायदा किसको है? हुकूमत को है, सबसे बड़ी कर्जखोर हुकूमत है, उसको फ़ायदा है कि वो जहाँ उनको 1 अरब देना पड़ता था वहाँ अब उनको 50 करोड़ देने पड़ेंगे। तो आम बिजनेसमैन को तो फ़ायदा तब होगा उसका, या आम आदमी को तब होगा, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी बहुत नॉर्मल तरीके से हो रही हो, GDP ग्रोथ अच्छी हो रही हो, तो वो फिर लोन लेता है, वो अपना कारोबार आगे बढ़ाता है। अपना मैंने कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, मैंने गाड़ी खरीदनी है, किसी ने कारोबार फैलाना है, किसी ने और इस किस्म के काम करने हैं, तो वो फिर लोन लेता है। तो वो उस किस्म की सूरत हाल तो ओवरऑल इन्वायरमेंट जो उसमें है नहीं। आपकी जो GDP ग्रोथ है वो जो फर्स्ट क्वार्टर में है आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही नीचे है, 1/3 है, 0.92 है। ठीक है, तो आप किस तरह से इसको आगे लेके चलेंगे? अभी IMF के नए डायरेक्टर आए हैं पाकिस्तान में जी, उन्होंने कहा जी कारोबारी हजरात की बड़ी ख्वाहिश है कि इस किस्म के इक़दामात हों, इंटरेस्ट रेट और नीचे आ जाए और इस तरह हो जाए, उस तरह हो जाए, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ही मुहतात अंदाज में आगे बढ़ना होगा और अपना फोकस रिफॉर्म एजेंडे पे रखना होगा। उन्होंने कहा जी जो हमने कहा है वो करें, इधर उधर ना देखें, ये कारोबारी हजरात का प्रेशर आ गया, फलां का आ गया, ये सारी चीज़ें उसमें करें और इसमें बहुत मुहतात होकर फैसले करने की ज़रूरत है और रिफॉर्म एजेंडे पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये बाकायदा उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा है। 3 चीज़ें उन्होंने सजेस्ट की हैं। एक उन्होंने कहा है कि जी ये जो डिस्टॉर्शन है सिस्टम में, मैं उसको 2 नंबरी कहता हूँ कि सिस्टम में डिस्टॉर्शन ख़त्म करें। जो हम कभी कहते हैं जी इस वजह से ये हो गया और उस वजह से वो हो गया और हम इस तरह कर लेते हैं, हम उस तरह कर लेते हैं, वो उसने कहा जी वो 2 नंबरी एक ख़त्म करें। दूसरी उन्होंने कहा कि रियासत की मुदाखलत कौमी मुआशी मामलात में ख़त्म की जाए। ठीक है, ये बहुत सीरियस बार बार वो कह रहे हैं और ये बहुत सीरियस इशू है और ये हमें ओवरऑल बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है ये चीज़ें। अगर हम
उनकी इस बात को मानते हैं, और सिर्फ मानना ही हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। कुछ आइए कि हम ये तस्लीम करें कि जी बहुत मुदाखलत है। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि तमाम कंसेशंस ख़त्म करें। जो हम 700 बिलियन की सब्सिडी की नजमुल साकिब साहब बार बार यादा करते हैं इस बात का कि ये जो एलीट क्लास को आपने 700 अरब रुपए थमाए हुए हैं, ऐसे उनकी जेबों में डाले जा रहे हैं कि चलो ये मौज करो, तो वो ख़त्म करें। तो ये चीज़ें जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे तो उसमें बड़ा मसला होगा आपके लिए। अच्छा, फिर आप कोई ये नहीं कि आइसोलेशन में रह रहे हैं, आप ग्लोबल विलेज है दुनिया, उसमें आप रह रहे हैं। दुनिया से आपके ताल्लुकात, राब्ते, बिजनेस, वो आपके उस रिलेशनशिप की बुनियाद पे होते हैं। अभी ट्रंप के आने के बाद अमेरिका जिस तरह से कर रहा है चीन के साथ और बाकी मुल्कों के साथ, हमारा और चीन का बहुत बेहतरीन ताल्लुक है और बहुत गहरा ताल्लुक है। वो इम्पैक्ट होने का खदशा उससे, हम या तो साइड लेंगे चीन की पूरी तरह से, या हम बैलेंस क्रिएट करेंगे। हमारे यहाँ जो पॉलिसी अब तक रही है, हम बैलेंस क्रिएट करने की हमें आदत ही नहीं है। हम या इधर झुक जाते हैं या उधर झुक जाते हैं, तो वो इकोनॉमिकली हमें बहुत हिट करेंगी ये चीज़ें। तो इसलिए हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसको करना होगा। मेरा नहीं ख्याल अभी तक कोई, इवन वज़ीर खजाना साहब ने खुद कहा है कि जादू का चिराग नहीं है कि हम रातों रात ठीक कर दें, और ये माने हैं कि तनख्वाहदार तबका बहुत बुरी तरह हिट हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता, उनसे नाजायज़ टैक्स लिया जा रहा है। अब मुझे बताएं मैं क्या करूं फिर, अगर वज़ीर खजाना कुछ नहीं कर सकते तो। साकिब साहब, ये राव साहब ने गिला किया कि बाइंग पावर नहीं बढ़ा रहे। मेंबरान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, उनकी बाइंग पावर बढ़ा दी है। पहले तो मैं इस जादू के चिराग का थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। जो राव साहब ने कहा है ना कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है या कोई ऐसा वो नहीं अलादीन का चिराग नहीं है कि हम एक दिन में ऐसे कर दें। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि पाकिस्तानी किसी वज़ीर ख़जाना के हाथ या किसी वज़ीर आज़म के हाथ या किसी भी वज़ीर प्लानिंग के हाथ वाकई जादू की छड़ी आ जाती है, वाकई एक चिराग आ जाता है अलादीन का, तो होगा क्या? आपको लगता है कि हम इस काबिल हैं कि उस जादू की छड़ी या उस अलादीन के चिराग को सही समत में करेंगे? क्या वो शख्स जिसको ये मिलता है वो अपने ऑफशोर अकाउंट्स में रखेगा या गरीब आदमी की तरफ देखेगा? लिहाजा मुझे जब मैं देखता हूं दूर तक, तो वो जो कहते हैं ना कि एंड ऑफ द टनल आपको रोशनी नजर आती है कि नहीं, मुझे नजर नहीं आती। वो इसलिए कि ये बातें करना बड़ा आसान है, मईशत बहाल कर देंगे, उड़ान पाकिस्तान फलाना, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बचपन से सुनते आ रहे हैं, अभी तक हुआ नहीं है। लिहाजा उसमें देखने की बात यह है कि हम जब ख्वाब भी देखते हैं ना, तो जरा सोच समझ के देखें, पूरा भी हो गया तो क्या उसके बाद नतीजे निकलेंगे कि नहीं। क्विकली आपको बताता हूं। देखिए, ये जो शरह सूद में कमी हुई है ना, जब 22% हो गई थी, लोगों ने अपने पैसे बैंकों में रखवाने शुरू कर दिए, बड़े पैसे उसमें से उनको मिले। अब यह कि वो 13 पे आई, 13 से अब 12% आई है। वो लोग जिन्होंने सेविंग अकाउंट में रखे हुए थे ना, अब उनको रखने का फायदा नहीं है, वो उसको बाहर निकालेंगे। वो यानी मार्केट में आएगा, लोग मकान खरीदेंगे, लोग गाड़ियां खरीदेंगे, लोग नए नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात आती है तो उसमें सबसे बड़ा फायदा हुकूमत को होता है, और वो ये कि आपकी जो डेट सर्विसिंग है वो कम हो जाती है, और उसके बाद यह कि आपकी फिस्कल पॉलिसी में आपको कुछ सहूलतें मिलती हैं। उसके बाद यह कि एम्प्लॉयमेंट आपकी खामखा बढ़ती है, लेकिन साथ ही इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, और ये सारे की जिम्मेदारी जो है वो आती है हुकूमत के पास। ये जो आपका टिकर चल रहा है ना पेट्रोल की कीमतों वाला, देखिए पेट्रोल की कीमतों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो ऊपर नीचे जाती हैं। आपकी क्रूड ऑयल की जो है वो क्या उस वक्त हिसाब किताब है, उस पर कॉस्ट कितनी आ रही है, उसकी मार्केटिंग कैसे होती है, जो इलाके में जंग यानी जंग तो नहीं हो रही, कॉन्फ्लिक्ट कितने हो रहे हैं वगैरह वगैरह, ओपेक का ये वो, इन दोनों का ताल्लुक नहीं है। लेकिन दोनों का एक ताल्लुक है जिसको मैं बताना चाहता हूं, और वो ये है कि चाहे आप पेट्रोल की या डीजल की कीमतें ऊपर नीचे करें या ये शरह सूद ऊपर नीचे करें, दोनों सूरतों में, दोनों हालतों में जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की होती है। आप ये नहीं कह सकते कि स्टेट बैंक हमारे अंडर है, उसको हम कहेंगे अब 12 से अब वो यानी 10 पे ले आएगा। 10 पे तो आप ले आएंगे, लेकिन उससे जो आपके अवामुन्नास पे फर्क पड़ेगा, जो आपके बिजनेस पे फर्क पड़ेगा, जो आपकी एक्सपोर्ट्स पे फर्क पड़ेगा, जो आपके एक्सपोर्टर्स पे फर्क पड़ेगा, उसका भी ध्यान करना पड़ता है। तो पेट्रोल और डीजल से जो आपकी कीमतें बढ़ रही हैं, उसका जो फॉल आउट इफेक्ट जिसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं, उस फॉल आउट इफेक्ट को आपको कवर करना है। क्या आपका इन दोनों चीजों के बारे में ध्यान भी है?
ठीक, साकिब बशीर साहब, क्योंकि ये बैलेंस करने की बात हुई तो पाकिस्तान के अंदर भी अगर कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है तो उसके अंदर भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उस तबके के लिए जिसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है कि उसको किस तरह फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। तो हालिया जो इकदाम किए जा रहे हैं, आप उनको किस नज़र से देखते हैं? जी, एक तो ये जब बजट आया था तो उस वक्त आपको याद होगा कि तनख्वाहदार तबका जो है उस पर उसको टैक्सेस लगाए गए, उन पर बड़ा जो है बोझ डाला गया और उस वक्त बहुत शोर भी हुआ था कि कम से कम उन पर पहले ही इतना बोझ है, आप बजाय इसके कि जो ताजिर हैं या दूसरे लोग हैं उनके उस वहाँ से जो ये टैक्स कलेक्ट करने की बजाय सारा बोझ जो है वो उस तनख्वाहदार तबके पर डाल रहे हैं। और दूसरी तरफ आप जो पार्लियामेंटेरियंस के लिए डेवलपमेंट फंड्स के नाम पे 50 अरब रुपया रखा गया, तो ये शुरू में तो गवर्नमेंट जो है वो उस हवाले से उसने यकीनी बनाया कि वो शुरू में कुछ थोड़े से फंड जो है वो जारी किए गए, लेकिन अब ये इतलात हैं कि वो तकरीबन 2-3 किस्तों में तकरीबन 40 अरब रुपया जो है वो जारी हो चुके हैं। और क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत है तो वो उस इत्तेहादी हुकूमत को चलाने के लिए वो ये सारी चीज़ें साथ लेकर चल रहे होते हैं कि और वो उसमें इतने ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, शफाफियत नहीं होती कि वो कहाँ पे लगने हैं, कहाँ पे होंगे। बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनका एक पूरा लाहे अमल होता है, उसके तहत ही वो अप्रूव होते हैं, उसके बाद उनका जो चेक एंड बैलेंस होता है। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। एक चीज़ जिसको बतौर पाकिस्तानी हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर हमें हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बनती है, वो जो लोग यहाँ से जाकर वहाँ पर भीख मांगते हैं। उस हवाले से सेनेट में एक बिल पेश किया गया है। नजम साकिब साहब, ये बिल पेश किया गया है इन इकदामात को रोकने के लिए, इनकी नफ़ी करने के लिए, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये जो बिल पेश किया है, बज़ाहिर हमें बताया गया, हुकूमत ने बताया कि सिफारती मिशन जो हमारे डिप्लोमेटिक मिशन अब्रॉड हैं उन्होंने शिकायत की है, और ख़ास तौर पे जो गल्फ़ में हैं कि जी उम्रे के लिए लोग आते हैं, जाते हैं, हज के लिए जाते हैं तो भिखारी तंग करते हैं, पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता है। जिस तरह ये वाहिद बात है ना जिससे पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है, और इसके अलावा और कोई चीज़ है ही नहीं कि जिसमें पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है। और सबसे बढ़ के कि पाकिस्तान के इमेज की फिक्र पड़ी हुई है। देखिए, बात बड़ी लंबी है, सिर्फ 1-2 बातें इसमें से निकालूंगा। एक जगह पे उन्होंने ये पहली बात ये है कि जो चंदा करने वाले हैं ना, ये जितने भी आपकी खैराती हिसाब किताब है, इनको फर्क पड़ने वाला है। वो जो करते हैं अल्लाह के नाम पे ये फलाना और ये फलाना और ये कर रहे हैं हम, ये यानी कॉन्सर्ट हो रहा है, ये सारे बंद होने के इम्कानात मुझे नजर आने शुरू हो गए अभी से ही। सिर्फ ये देखूंगा कि क्या आप एक बिल पास करने से ये भिखमंगे और ये भिखारी और ये सारी भीख जो है ये आप खत्म कर सकते हैं। उसमें छोटी सी मिसाल है, इसमें ये कहते हैं जी कि वो लोग जो कि आपकी गाड़ियों के शीशे साफ करते हैं ना जबरदस्ती, उनको रोका जाएगा, वो भी जुर्म है। और फिर वो जो शीशे खटखटा के आपसे पैसे मांगते हैं वो भी। मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान में कितने ट्रैफिक सिग्नल्स हैं? उन ट्रैफिक सिग्नल्स को लाएं एक तरफ और उसके बाद पेट्रोल पंप्स गिने। मुझे ये बताएं कि क्या आपको 5-6 लाख रुपए की नफरी, 5-6 लाख लोगों की नफरी और बीच में डालेंगे जो ये ख्याल करेंगे कि ये क्या हो रहा है? असल बात बताइए क्या है, मकसद इसके पीछे क्या है? दूसरी और आखिरी बात इस वक्त की कि भिखारी होना इतनी बुरी बात नहीं है इस पूरी दुनिया में, और इस बारे में कुछ लोग प्यार की भीख भी मांगते हैं और कुछ लोगों को प्रमोशन की भीख होती है, कुछ लोगों को होता है जी हमारी हुकूमत चलने दें, वो इसकी भीख मांगते हैं। और जब हम IMF के पास जाते हैं ना तो वो भी भीख मांगते हैं, जब हम कॉमनवेल्थ में जाते हैं ना तो उस वक्त भी भीख मांग रहे होते हैं, और जब हम यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं तो वोट की भी भीख मांगी जाती है। तो इसको बुरा नहीं समझते। और वैसे ही हमारे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कह चुके हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो अब ये है कि जो फकीर हैं वो तो है, अब उनके साथ इस तरह से डील कर रहे हैं आप। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह करते रहिए। हमारे ख्याल में हमारा तज्जिया ये कहता है कि जिस तरह पीका बिल आया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कैसे होती है। ये भी बिल पास हो जाएगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हम देखेंगे, और वो पश्तो में कहते हैं ना, दा गज दा मैदान दे, हम भी देखेंगे। ठीक है राव साहब, ये फरमाइएगा, क्योंकि इस हवाले से काफ़ी इक़दामात हुए हैं कि लोगों को रोका जा सके जो वहाँ पर जाकर भीख मांगते हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को प्रोग्राम में, जिसमें कुछ लोगों को ऑफलोड भी किया गया था। आपको लगता है कि उन इक़दामात में इजाफा होगा और उन लोगों को रोका जा सकेगा?
देखिए नवाब रसूलुल्लाह साहब का बड़ा कमाल शेर था, वो मुझे याद आ गया। कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। तो बात यह है कि हम कानून बनाते हैं, बिल बनाते हैं, पता नहीं कौन कौन से कानून बनाते हैं जिन पे आपने अमल दरामद कराना होता है वो हम रातों रात कराते हैं। जैसे 3 जज आ गए हाई कोर्ट में फौरी तौर पे, जैसे 26वीं तरमीम हो गई, पीका हो गया, तो और उसको पास नहीं कराना, इम्प्लीमेंट करा दिया फौरी तौर पे, यानी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई उन लॉज की। और धड़ाधड़ अभी रूल्स नहीं बने उसके 26 तरमीम के तहत जो बनने थे, अभी रूल्स नहीं बने, अभी उसकी मीटिंग्स हो रही हैं और इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी सारी चीज़ें। जब हमने करना होता है, जब हमने नहीं करना होता तो कुछ नहीं करना होता। एम्बेरसमेंट बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये एक 700 अरब रुपए की इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। कोई करोड़ 1.5 करोड़ से ऊपर फकीर है। अगर जिस तरह नजम साहब ने कहा, अगर आप हर चौक हर इस्लामाबाद में सिर्फ आप जिन जगहों पे जाते हैं ना, रोज़ आप हर जगह पे अगर 10 रुपए देने शुरू करें, शाम तक अब 10,000 रुपए कम से कम आपको देने पड़ेंगे। तो इतनी बड़ी यानी ये है, और उसके पीछे पूरा माफिया है और उसके पीछे पुलिस की पूरी सपोर्ट मौजूद है। जिन्होंने इंप्लीमेंट करना है इसको, चौकों से वो उठाते हैं उन लोगों को, गदागरों को उठाते हैं कार्रवाई डालने के लिए, तस्वीर छुपाते हैं, हमने उठा लिया इनको। और इंटरनेशनली तो खुदा की पनाह, वहाँ पे बहुत बहुत सुना है सफ़ेद पोश शरीफ लोग होते हैं जो जाते हैं हज उम्रे के लिए, और वहाँ पे साथ वाले कहते हैं जी खुद कुछ मदद कर दे, तो ये कर दे वो कर दे। यहाँ से पूरे पूरे जहाज हाजियों के भर के ले जाए जाते हैं गदागरों के, उनको वीज़ा लगवा के हज के पैसे पे करके ले जाए जाते हैं ताकि उस मौके पे वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन की जाए। क्योंकि हम मजहबी तौर पे बहुत जज्बाती लोग हैं, तो उस नाम पे भी एक्सप्लॉयट किया जाता है। इस एक्सप्लॉयटेशन को हमारे मजहबी स्कॉलर्स को भी चाहिए कि वो रोकने में मदद करें। साकिब बशीर साहब, क्योंकि ये जो जिक्र अभी राव साहब ने किया, ये हमारे यहाँ ज़ुबान ज़द आम है कि ये मुख्तलिफ इशारे, मुख्तलिफ जगह इनके ठेके होते हैं और ये गदाकरों को दिए जाते हैं। तो फिर उन्हीं लोगों ने इम्प्लीमेंट भी करवाना है, तो कैसे हो पाएगा? जो शख्स मुनज़्ज़म भीख मांगने के लिए किसी को भर्ती करे, कानून में कहा गया 7 साल कैद और 10 लाख रुपये जुर्माना भी होगा, तो ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा? इसको इम्प्लीमेंट तो ज़रूर होना चाहिए कि बाज़ औकात जो है वो हमसे भी इस तरह का हुआ कि अगर छोटा बच्चा आ जाता है तो उस बच्चे से जब पूछा जाए कौन लेके आया, कब, मतलब आप क्यों आए हैं यहाँ पे, आप क्या करते हैं, पढ़ा है नहीं पढ़ा, तो वो बच्चा जाहिर सी बात है वो बता ही देता है कि मुझे फ़लाँ जो है वो बंदा एक छोड़ के गया है यहाँ पे। तो इसी तरह का एक ग्रोह है जो वो काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल में उन पर काबू पाया जा सकता है और बड़ा आसानी से। ख़ास तौर पर आप देखें ना, वफाकी दारुल हुकूमत में भी हमें हर चौक चौराहे में ये चीज़ नज़र आएगी, इशारों पे नज़र आएगी। लेकिन ये जो लेजिस्लेशन की जा रही है, इसका ज़्यादा फोकस जो है वो सऊदी अरब में उम्रा हज के मौके पर, या ईरान में या इराक में जो ज़ियारात हैं वहाँ पे ये लोग जाते हैं। FIA ने कई ग्रोह पकड़े भी हैं जब ज़्यादा शोर मचा, बल्कि जो वहाँ से जब इस किस्म की शिकायत आई तो ये बड़ी हैरान कुन बात है कि वहाँ पे जाकर वो फिर पाकिस्तान की इज्जत वकार का भी नाम आता है कि आप जब इस किस्म की हरकत वहां इन ज़ियारात पर जाकर करते हैं वो भी ठीक नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। और यहां अंदरूने पाकिस्तान के अंदर भी इस किस्म की लेजिस्लेशन अच्छी है, इस पे अमल दरामद भी होना चाहिए और रुकना चाहिए ये काम। ठीक है नजम साकिब साहब, आज के सवाल। शुक्रिया ज़ौक। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल, एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 लाख विफाकी पोस्ट्स ख़त्म करने के बाद भी तकरीबन इतनी ही यानी 1.5 लाख पोस्टें अभी भी खाली हैं। ज़रूरी सवाल ये है कि 3 लाख से ज़ायद विफाकी पोस्टें क्रिएट ही क्यों की गई अगर उन्होंने खाली रहना था? क्योंकि हमें तो ये बताया जाता है कि हुकूमत की नौकरियां या सरकारी नौकरियां तो हैं ही नहीं। ठीक। आज का गैर ज़रूरी सवाल, खबर मिली है कि PIA का अमला अक्सर औकात एहतियातन कुछ सेल फोन अपने साथ ले आता है, बहुत सारे ना, खुसूसन कनाडा से लेके आ जाता है। FIA इसे स्मगलिंग कहती है। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि ये जब्त शुदा सेल फोन जाते कहाँ हैं और क्या ये जब्त शुदा फ़ोन जो हैं तोशा खाने के असूलों के तहत सस्ते दामों ख़रीदे जा सकते हैं? राइट। हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर अपने फीडबैक से आगाह करेंगे। अपना अल्लाह हाफ़िज़।